सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जेकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रेफरेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1, जो सर्विस कंडीशंस हैं और टर्म ऑफ ऑफिस जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है बाय रूल्स। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये रेस्पॉन्सिबल है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर पंचायत, यानी कि पंचायत के इलेक्शंस को लेकर। एंड सर्विस कंडीशंस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की हैं कैन बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट के बाद। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता ऑफिस से एक्सेप्ट लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स, जैसे कि जज ऑफ हाई कोर्ट को हम रिमूव करते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 2 3 and 4 ओनली, 1 2 3 and 4। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 and 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। 2 and 4 इज करेक्ट आंसर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो काम है वो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल है। इसका काम है प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रोल्स को फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत्स। ठीक है, आई बात समझ में? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता इसके ऑफिस से एक्सेप्ट इन लाइक मैनर ऑन दी लाइक ग्राउंड्स, जैसे कि हम जज को, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, वैसे ही हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करता, उसको गवर्नर डिटरमाइन करता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट उसको डिटरमाइन करता है। आई बात समझ में? नाउ स्टेटमेंट थर्ड जो है वो क्या है? इसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वेरी नहीं हो सकती आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, थर्ड इस वजह से हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड और फोर्थ वाला हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने ये दे के रखा है, आप देख सकते हो। ये जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो गवर्नर डिटरमाइन करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है और सर्विस कंडीशंस को भी गवर्नर डिटरमाइन करता है। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। देखो, गवर्नर जो है वो सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन करता है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट अपने फोर की, फोर वाला हमारा करेक्ट है, थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है। इसको रिमूव किया जाता है जैसे कि हम जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करते हैं। आई बात समझ में? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज कैंडिडेट्स, इनको यहाँ पे रिजर्व्ड सिंबल्स दिए जाते हैं फॉर द रेस्पेक्टिव पार्टीज। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, लेकिन इनके पास इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं होता फॉर द नेशनल और स्टेट पार्टी टैग, यानी कि नेशनल और स्टेट पार्टी टैग के लिए। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अलॉट करता है सिंबल्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। ठीक है, किन के लिए? अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनके पास वो क्राइटेरिया नहीं है कि इनको टैग दिया जाए नेशनल और स्टेट पार्टीज का। तो इनको जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इनको सिंबल्स देता है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। ठीक है, किससे? लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स।
वहीं रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ की बात करें और स्टेट पार्टीज़ की बात करें, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजर्व्ड सिंबल्स दिए जाते हैं रेस्पेक्टिव पार्टीज़ के लिए, जिस पार्टीज़ के साथ वो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जिस पार्टी के वो कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ वन एंड टू इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा है, ठीक है। 184 सिंबल्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे सेट पब्लिश किए हैं मई 23 2025 को, एंड इसमें वैरायटी ऑफ सिंबल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारा टीवी रिमोट तक यहाँ पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अदर फूड इंक्लूडिंग केक है, ये चीज़ें, टॉफ़ीज़, ये चीज़ें सिंबल्स यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? डस्टबिन, ठीक, आई बात, एयर कंडीशनर, बैलून, आई बात समझ में, जैक फ्रूट, ग्रेप्स तक यहाँ पे सिंबल्स बना बना के रखे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर करना है कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस को। आर्टिकल 54 चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 7th शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। इन अबो प्रोविजंस में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर हम इन प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड करें, उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको रिक्वायरमेंट होती है हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन, ठीक है। तो तभी हम इन प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं जब हाफ ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रेटिफाई करेंगे, ठीक है, बिफोर प्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के असेंट से पहले ही हमें क्या करना है, हाफ ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सा प्रोविज़न है? क्या आर्टिकल 54 चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 7th शेड्यूल, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट? तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए की बात करें 1 एंड 2 ओनली, बी की अगर बात करें 2, 3, 4 ओनली, सी की बात करें 1 एंड 4 ओनली, डी की बात करें 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सब के सब, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए बिल को इंट्रोड्यूस करना है अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, ठीक है। बोथ हाउसेस यहाँ पे इसको पास करेंगे बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ठीक है, ठीक, या फिर मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनको पार्लियामेंट अकेला पास नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पे हमें हाफ ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें आर्टिकल 54 है, 55 है, 73 है, 162 है, 241 है एंड 279A है। इन आर्टिकल्स को जब हम अमेंड करेंगे तो हमें हाफ ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट यहाँ पे 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, इनको यहाँ पे अमेंड करने के लिए हमें हाफ ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी लिस्ट 7th शेड्यूल में या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट प्रोसीजर इटसेल्फ, यानी कि आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करने के लिए भी हमें यहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो विद रेफरेंस टू केसेस इन न्यूज़, कुछ केसेस न्यूज़ में है, इनके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस केस में क्या डिक्लेयर हुआ? प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PCPNDT एक्ट। ठीक है। सेकंड क्या है? अमित कुमार वर्सेस अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स फॉर टू एड्रेस द स्टूडेंट सुसाइड एंड इम्प्रूव स्टूडेंट मेंटल वेलबींग। ठीक है। तो एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो एड्रेस करे इन चीज़ों को, और स्टूडेंट का जो मेंटल वेलबींग है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो क्या ये दोनों केसेस करेक्टली मैच हैं या फिर नहीं? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। एक टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है ऊपर वाले केस में, जो अमित कुमार वाले केस में, अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, ताकि इन चीज़ों को टैकल किया जाए। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा हमारे पास जो केस है, इसमें क्या बात हो रही है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको यहाँ पे रोका जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यही सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंट होगा और चीफ जस्टिस किसी रीज़न की वजह से वहाँ पे नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो जो ऑफिस है, क्या उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो परफॉर्म करेंगे? स्टेटमेंट सेकंड, इफ़ एट एनी टाइम यहाँ पे कोरम नहीं होगा जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सेशन है सुप्रीम कोर्ट का क्या वो कंटिन्यू रहेगा? उसको कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है किसी भी रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज को एज एन एडहोक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर जज को। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नियदर वन नॉर टू। अगर हम बात करें तो जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंट होगा, तो उस समय पे प्रेसिडेंट जो है वो अपने हिसाब से क्या करेगा, किसी भी जज को अपॉइंट करेगा एज अ चीफ जस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अनटिल जो कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में रिटर्न हो, या फिर नया चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हो। ठीक, आई बात समझ में। नाउ सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर्ड जज को यहाँ पे अपॉइंट नहीं करता एज एन एडहोक जज। यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है, किसी भी हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एज एन एडहोक जज। ठीक है, आई बात समझ में। टू मेंटेन द कोरम, ठीक है, कोरम जो होता है एक मिनिमम नंबर होता है किसके लिए, सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127, अगर यहाँ पे कोरम नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उस समय पे क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, सॉरी 1 मिनट वेट करना,